उधर हांगकांग की रिहायशी इमारतों में लगी आग 24 घंटे बाद भी पूरी तरह बुझाई नहीं जा सकी। खबर है कि इस भयंकर आग में झुलसने से 65 लोगों की जान चली गई। यही नहीं, करीब 300 लोगों के बारे में तो कुछ पता ही नहीं चल पाया, क्योंकि जिन रिहायशी इमारतों में आग लगी उनमें करीब 2000 परिवार रहते थे। हांगकांग के ताइपो इलाके से आई तस्वीरों को जिसने भी देखा वो दहल उठा, क्योंकि वहां एक ही हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की 8 इमारतों में 7 इमारतें आग की खौफनाक लपटों से घिर गई। उन गगनचुंबी इमारतों के हर हिस्से से लपटें उठती दिखी। देखकर ऐसा लगा जैसे पूरा का पूरा शहर ही जल उठा हो। इस भीषण आग को बुझाने के लिए हांगकांग के प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी। फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियों और सैकड़ों कर्मचारियों ने जी जान लगा दिया, लेकिन 24 घंटे बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि वक्त बीतने के साथ इमारतों की आग लगातार विकराल होती चली गई। और ऐसे में उस पर काबू पाने की कोशिशें दम तोड़ती नजर आईं। उन इमारतों में लगी आग की तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा जैसे वो किसी फिल्म का हिस्सा हो, क्योंकि आसमान छूती वो इमारतें पूरी तरह लपटों की जद में आ गईं। भीषण आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के 800 से ज्यादा कर्मचारियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। पानी की बौछार करने के लिए फायर ब्रिगेड की करीब 150 गाड़ियां बुला ली गईं। इसके अलावा 60 एम्बुलेंस भी घटना वाली जगह तैनात कर दी गई, ताकि इमारतों में फंसे जिन लोगों को निकाला जाए उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचा दिया जाए और उनकी जान बचाई जा सके। हांगकांग की आग ने 65 जिंदगियों को निगल लिया और कई लोगों के इमारतों में फंसे होने की भी आशंका जताई गई। राहत बचाव टीमों ने उनकी तलाश तेज कर दी। इस बीच कई घंटों की मशक्कत के बाद 7 इमारतों में 4 की आग बुझा ली गई, लेकिन 3 इमारतों में आग बेकाबू ही नजर आई। उनकी खिड़कियों से ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखी। बताया गया कि जो इमारतें आग की चपेट में आईं उनमें करीब 4800 लोग रहते थे। हालांकि आग भड़कते ही ज्यादातर लोग जान बचाकर भाग निकले थे, लेकिन जो लोग अंदर फंस गए उनकी जान पर बनाई, क्योंकि वहां लगी आग अपने सामने आने वाली हर चीज को निगलने पर आमादा दिखी और उस पर काबू पाने में प्रशासन की हालत खराब हो गई। हांगकांग के जिस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगी उसे 1980 के दशक में बनाया गया था और आग तब भड़की जब वहां मरम्मत का काम चल रहा था। बताया गया कि मरम्मत के लिए बांस के कई मचान लगाए गए थे और एक मचान में आग लगने के बाद वो फैलती ही चली गई। दावा है कि तेज हवाओं ने आग को भड़काने का काम किया और देखते ही देखते उसने आसपास की इमारतों को भी अपनी जद में ले लिया। यह आग हांगकांग के ताइपो इलाके में मौजूद हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की इमारतों में लगी। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना की जांच भी शुरू कर दी गई। खबर है कि हांगकांग की पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। आरोप है उन लोगों की लापरवाही की वजह से ही इतनी भयंकर आग लगी। इधर दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल की जांच कर रही एनआईए ने डॉक्टर मुजम्मिल के 2 और ठिकानों को पता लगाने का दावा किया। डॉक्टर मुजम्मिल वही हैं जिसे पुलिस ने दिल्ली में हुए आतंकी हमले से कुछ रोज पहले फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार किया था और फिर उसके 2 ठिकानों से करीब 3000 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था। डॉक्टर मुजम्मिल का एक ठिकाना फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव में था, जबकि दूसरा ठिकाना धौज गांव में था। उससे पूछताछ में पता चला कि उसने फरीदाबाद के खोरी जमालपुर गांव में भी एक घर किराए पर लिया था। मेरे पीछे जो ये घर देख रहे हैं, ये जमालपुर खोरी के पूर्व सरपंच जुम्मा खां का ये मकान है। गाँव के पूर्व सरपंच का ये मकान सड़क के किनारे है और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से इस मकान की दूरी करीब 4 किलोमीटर है। मतलब फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव और धौज गांव के अलावा खोरी जमालपुर गांव में भी डॉक्टर मुजम्मिल ने आतंकी मंसूबों को पूरा करने के लिए अपना ठिकाना बना रखा था। और जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल ने गांव के पूर्व सरपंच जुम्मा खान का मकान 8000 रुपए किराए पर लिया था। सूत्रों ने दावा किया कि उसने 3 बेडरूम, किचन और हॉल वाला मकान ये कहकर किराए पर लिया था कि वो कश्मीरी फलों का कारोबार करेगा। 3 महीने के लिए डॉक्टर मुजम्मिल ने 3 बेडरूम और किचन का एक जो घर था वो किराए पर लिया था और ये कहा था कि वो यहाँ पर फल का व्यापार करेगा। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि डॉक्टर मुजम्मिल अप्रैल 2025 से जुलाई 2025 तक उस मकान में रहा था। बाद में उसने ये कहकर मकान खाली कर दिया था कि वहाँ गर्मी ज्यादा है। और सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल का प्लान कारोबार की आड़ में विस्फोटक को मकान में छिपाना था, लेकिन जब उसका यह मकसद पूरा नहीं हुआ तो उसने मकान को खाली कर दिया था। और सूत्रों के मुताबिक कुछ रोज पहले एनआईए की टीम डॉक्टर मुजम्मिल को लेकर फरीदाबाद के खोरी जमालपुर गांव में पहुंची थी। एनआईए उसे उस मकान में भी ले गई थी जिसे उसने किराए पर लिया था। दावा किया गया कि मकान मालिक जुमा खान ने डॉक्टर मुजम्मिल को पहचान लिया था। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल के साथ एक महिला कई बार उस मकान पर आई थी। बाद में पता चला कि वो महिला कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर शाहीन थी। ये भी जानकारी जुम्मा खान ने एनआईए को दी है कि शाहीन सईद के साथ कई बार डॉक्टर मुजम्मिल इस घर पर आया करता था।
सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल ने मकान मालिक को यह बताया था कि डॉक्टर शाहीन उसकी रिश्तेदार है। और मकान मालिक जुम्मा खान ने एनआईए को बताया कि भतीजे के इलाज के दौरान अल फलाह अस्पताल में डॉक्टर मुजम्मिल से वो पहली बार मिले थे। जुम्मा खान के भतीजे को कैंसर था और उसी के इलाज के लिए वो अल फलाह अस्पताल गए थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक वहीं पर उनकी मुलाकात डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर से हुई थी। इसके बाद उन दोनों से जुमा खान की अच्छी जान पहचान हो गई थी। दावा किया गया कि डॉक्टर मुजम्मिल कई बार उनके ऑफिस भी आया था। हालांकि जुलाई में जुमा खान के भतीजे की कैंसर से मौत हो गई थी। जुम्मा खान के भतीजे को कैंसर था और जुलाई महीने में उसकी मौत हो गई थी। इसी सिलसिले में अल फलाह में वो इलाज के लिए गया था, जहां वो डॉक्टर मुजम्मिल से मिला। जांच एजेंसियों के सूत्रों ने बताया कि डॉक्टर मुजम्मिल ने जुमा खान से पहले दोस्ती बढ़ाई और फिर अपना मकसद पूरा करने के लिए उनके मकान को किराए पर लिया था। और चौंकाने वाली बात यह कि जांच के दौरान एनआईए को अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास डॉक्टर मुजम्मिल का चौथा ठिकाना में मिला। दावा किया गया कि वहां उसने कई दिनों तक विस्फोटक छिपाकर रखा था। और सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल का चौथा ठिकाना अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास खेतों में बना एक कमरा था। दावा किया गया कि उसने सबसे पहले उसी कमरे में करीब 12 दिन तक विस्फोटक छिपा रखा था। यूनिवर्सिटी के पास एक और कोठरी थी जहां पर विस्फोटक रखा गया था। वहां पर 12 दिन तक खेतों में बनी एक कोठरी में विस्फोटक रखा गया था। सूत्र बताते हैं कि 12 दिन के बाद डॉक्टर मुजम्मिल ने चोरी होने या किसी को पता चलने के डर से फतेहपुर तगा गांव में मौजूद किराए पर लिए एक कमरे में विस्फोटक शिफ्ट कर दिया था। दावा किया गया कि उसी कमरे पर तैयार हुआ विस्फोटक दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया था। और इस सब के बीच दिल्ली में हुए बम धमाकों की जांच कर रही एजेंसियों को आतंकी मुजम्मिल और शाहीन के बारे में चौंकाने वाली जानकारी मिली। दावा किया गया कि मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड बताई जा रही शाहीन असल में उसकी पत्नी है और दोनों 2 साल पहले ही शादी कर चुके हैं। लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनी के साथ काम करती थी। डॉक्टर शाहीन को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टरों के आतंकी रैकेट से जुड़ी जानकारियां मिली थी। शुरुआत में डॉक्टर मुजम्मिल की करीबी होने की वजह से डॉक्टर शाहीन की तलाश की जा रही थी, लेकिन जब डॉक्टर शाहीन की कार से पुलिस को AK-47 राइफल मिली तो पुलिस ने शाहीन को भी गिरफ्तार कर लिया था। और उस वक्त डॉक्टर शाहीन को मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड माना जा रहा था, लेकिन सामने आई जानकारी के मुताबिक मुजम्मिल और शाहीन की शादी साल 2023 में ही हो गई थी, लेकिन दोनों जानबूझकर अपना रिश्ता छिपाकर रखते थे। यानी दोनों ने किसी को भी ये कभी नहीं बताया कि वो पति पत्नी है। लखनऊ की रहने वाली शाहीन उम्र में मुजम्मिल से बड़ी है और डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनी उसका तीसरा शौहर है। इससे पहले वो 2 शादियां और भी कर चुकी है। शाहीन का पहला पति मुंबई में रहता है जबकि दूसरा पति यूपी के कानपुर में डॉक्टर है। लेकिन खबरों के मुताबिक पिछले दोनों ही पतियों से शाहीन का तलाक हो चुका है, जबकि अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने के दौरान ही शाहीन की दोस्ती मुजम्मिल से हो गई थी और दोनों ने शादी का फैसला कर लिया था। खबरों के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास की ही एक मस्जिद में दोनों का निकाह हुआ था और दोनों के निकाह में मेहर की रकम 5 से 6 हजार रखने पर सहमति बनी थी, जबकि उस वक्त डॉक्टर मुजम्मिल आतंकी संगठनों के साथ काम करना शुरू कर चुका था। जांच एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक 2021 में ही मुजम्मिल ने अंसार गजवतुल हिंद नाम के आतंकी संगठन के लिए काम करना शुरू कर दिया था, जबकि शाहीन का भी आतंकी संगठनों से कनेक्शन कई साल से माना जा रहा है। यही वजह रही कि दोनों के बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी में सिर्फ दोस्ती ही नहीं हुई, बल्कि दोनों का मकसद एक होना भी दोनों के रिश्तों की बुनियाद बन गया। लेकिन जांच एजेंसियों की नजर डॉक्टर शाहीन के उन पैसों पर है जो उसने मुजम्मिल और उमर को दिए थे, जिनका इस्तेमाल खतरनाक केमिकल, हथियार और धमाकों में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियां खरीदने में किया गया था। जानकारी के मुताबिक शाहीन ने आतंकी मुजम्मिल को 2023 में ही हथियार खरीदने के लिए करीब 6.5 लाख रुपए दिए थे। फिर 2024 में उमर उन नबी को फोर्ड इकोस्पोर्ट कार खरीदने के लिए 3 लाख रुपए दिए। इसके अलावा भी अलग अलग वक्त पर लाखों रुपए शाहीन ने मुजम्मिल और उमर को दिए। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक करीब 28 लाख रुपए शाहीन की तरफ से उमर और मुजम्मिल को दिए गए और माना जाता है कि ये पैसा डॉक्टरों के टेरर मॉड्यूल ने अपने आतंकी मंसूबों को अंजाम देने के लिए खर्च किया।